everyone, this is Divyangna and welcome to Rank Setu. So guys, कैसे हैं आप सभी? चलिए भाई, बहुत दिन बाद आप सभी से मुलाकात हो रही है. ठीक है, तो अब आपने थंबनेल देख लिया होगा और अगेन इस वाले पेज को आप देख लीजिए. एसएससी जीडी जो आपका एग्जाम 2027 में होने जा रहा है, उसके लिए मैं आप सभी के लिए भाई कंप्लीट हिंदी की मैराथन लेके आ रही हूं, जो कि हम एक 60 डेज का चैलेंज रखेंगे, राइट. और ये बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट होने वाला है. अगर आप सोचो कि मैम कोई चार्ज, तो ना कोई चार्ज नहीं. मैंने जब ये चैनल बनाया था, ठीक है, पहले फटाक से हम समझ लेते हैं इस चैनल पे हम क्या क्या करेंगे, कैसे कैसे करेंगे, ताकि जो भी स्टूडेंट्स न्यू हैं उनको पता चल जाए. ठीक है, आप एक बार ध्यान से देखना भाई. उसके बाद जो मैं आपको समझाती चलूंगी ना, बहुत ध्यान से आप लोग देखते चलेंगे. ठीक है, अब सबसे पहले समझो, इस चैनल पे मैंने आपको पहले भी बताया था कि भाई देखो, ये ना बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट में मैं आपको करा रही हूं. ठीक है, इससे पहले मैंने एक वीडियो बनाई थी जो कि स्पेशली एसएससी जीडी को लेकर थी. ठीक है, जिसमें मैंने बताया था कि यहाँ पर मैं आपको जीडी में जैसे हिंदी आता है, हिंदी सारा मैं आपको करवा दूंगी. ठीक है, आपके एग्जाम से पहले, इसलिए डोंट वरी, टेंशन नॉट. आपका जो जीएस वाला पार्ट आता है, ठीक है, जिसमें साइंस भी है, सब कुछ इंक्लूड है, वो सब मैं करवा दूंगी आपको. तो ये जो कुछ फाउंडेशंस हैं, ठीक है, इस चैनल का जो मेन एम है वो ये है कि देखो भाई, साइंस, सबसे पहले मैं आपको बता दूं, जो मेरा सब्जेक्ट है वो बेसिकली साइंस है. ठीक है, क्योंकि मैंने एमएससी की हुई है फिजिक्स से, तो ये तो मैं आपको इसमें मास्टर बना ही दूंगी. ठीक है, इसकी टेंशन लेनी नहीं है. फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी. इसके अलावा हिंदी, तो हिंदी में भी मैं इसलिए बता रही हूँ क्योंकि भाई मैंने पीसीएस का आरओ दिया है, मेंस दिया है, तो दैट्स वाई मेरी जो आरओ के अंदर बहुत अच्छा खासा लेवल पे आपकी हिंदी आती है, तो इसलिए हिंदी भी मैं आपको इस चैनल पे कराऊंगी. और क्योंकि मैंने तैयारी की हुई है, ठीक है, मैंने प्री निकाले हैं, तो पीसीएस के, ठीक है, यूपीसीएस एग्जाम दिया है, सो दैट्स वाई यहां से मैं आपको जीके और आपका जीएस, ये भी मैं आपको यहाँ पे पूरा कवर कराऊंगी. समझ आई बात. अब कल अगर आप लोगों ने ध्यान दिया होगा, सबसे पहले मैंने एक पोल करवाया था और एक मैंने छोटी सी शॉर्ट्स बनाई थी. आप ना वीडियो पे, जो आप चैनल है उस पे जाके देखा करो कि भाई मैम का कौन सा नई वीडियो आ रही है ना. तो कई बार क्या होता है कि हमें पता नहीं चल पाता है कि कौन सी न्यू वीडियो आई है. तो उसमें मैंने एक पोल करवाया था कि भाई सबसे पहले मैं कौन सा सब्जेक्ट लेके आऊं. तो जो मैक्सिमम पोल था वो डाटा आपकी वोट गई थी साइंस को लेके. ठीक है, हिंदी के लिए भी कुछ वोट गई थी. तो साइंस, आप ध्यान देना, ये जो साइंस है ये आपका मैं कराऊंगी ही कराऊंगी. अब हम कैसे करेंगे? हिंदी, भाई देखो, हिंदी सिर्फ जीडी में ही नहीं आता है ना. हिंदी आपकी चाहे यूपीएसआई का पेपर देते हो, चाहे आप भाई कौन सा ट्रिपल एससी पीईटी का पेपर देते हो, है ना, यूपी ट्रिपल एससी पैट जिसको आप बोलते हो, इधर एसएससी जीडी अच्छी खासी, सोचो 20 क्वेश्चन आते हैं, है ना. कितने क्वेश्चन आते हैं? 20 क्वेश्चंस. तो इस तरीके से पहले आप समझ लो सारी चीजों को, ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो कि इस चैनल पे मैम क्या कराएंगी, कैसे कैसे कराएंगी. तो ये सब, यानी हिंदी भी मैं आपको यहाँ पे कराने जा रही हूँ. हिंदी कराऊंगी. आप कैसे करेंगे? साइंस और हिंदी. ठीक है, ध्यान से देखना, ये जो साइंस का सब्जेक्ट है, साइंस पूरा और हिंदी, ये हम कैसे करेंगे? पैरेलल करेंगे. इधर आपकी 60 डेज का चैलेंज ये चलेगा और इधर मैं साइंस की क्लासेस लाती रहूंगी, जो कि रेलवे के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट. अगर आप पीसीएस की तैयारी करते हो, रेलवे की करते हो, एसएससी की करते हो, कोई भी एग्जाम है, हर जगह साइंस आती ही आती है. ठीक है, मैटर नहीं करता. कई बार साइंस अलग से लिखा आता है और कई बार आपका कैसे आता है कि भाई जीके जीएस के अंदर का पार्ट होता है ना, उसके अंदर आपकी साइंस के क्वेश्चन आते हैं, जिसे एसएससी में पूछा जाता है, वो जीके जीएस के अंदर आपकी पूछी जाती है. यहां तक क्लियर हुआ बात? कोई दिक्कत, कोई परेशानी? चलो आगे बढ़े. समझ में आ रही है ना? चलो भाई आगे देखते हैं. अब मैम हम बात करते हैं फिलहाल जीडी की, एसएससी जीडी हिंदी की बात करते हैं. इस वाले आज के सेशन में मैं आपको ये दिखाऊंगी कि प्रीवियस पेपर में किस तरह के क्वेश्चन आते हैं. इसीलिए मैंने इसको क्लास आपका क्या लिखा है? डे 0 लिखा है. मैंने बता दिया था इससे पहले, मैंने एक क्लास साइंस की बना रखी है एज अ डेमो वीडियो, आप देख लेना, फ्री ऑफ कॉस्ट रहेंगी क्लासेस इसी चैनल पे. ठीक है, आप, मैंने फिजिक्स का एक लेक्चर लिया है, उसको देखना. उसके आगे हम लोग कंटिन्यू करेंगे कल से, और हिंदी भी आपकी साथ के साथ चलेगी. अब क्या है, आपको पता है कि मैम जो एसएससी जीडी का पेपर होता है, सोचो उसमें हिंदी का कितना बड़ा रोल है, आप सभी जानते हो, है ना. टोटल 20 क्वेश्चन आते हैं, टोटल 20 क्वेश्चन आते हैं. तो अब वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप उसमें जो हिंदी है, ठीक है, या तो आप उसमें वो ऑप्ट कर लो या फिर आप इंग्लिश ऑप्ट कर लो. इट्स टोटली डिपेंड्स ऑन यू, आपको क्या लेना है. तो मैक्सिमम स्टूडेंट्स हिंदी ही ऑप्ट करते हैं. ठीक है, तो हमको यहाँ पे हिंदी को डिटेल में पढ़ना है, तो मैं बिल्कुल चैप्टर वाइज लेके चलूंगी, एक एक चैप्टर उठाऊंगी. आज हम कुछ पीवाईक्यू देखेंगे, फिर हम बिल्कुल चैप्टर वाइज एक एक करके करते चलेंगे अपनी इस मैराथन में.
क्लियर हुआ यहाँ तक? कोई दिक्कत, कोई परेशानी? चलो आगे बढ़े। अब एक और लास्ट बात मैं आपको बता दूं कि भाई ऐसा है, जब आप चैनल पे आया करें, ठीक है, तो चैनल में ना मैंने प्लेलिस्ट बनाई हुई है, आप लाइव सेशन जाके देख लिया करो। लाइव वाला अलग से कॉलम है, उसके अंदर वीडियोस आपको मिल जाएंगी, आपको वीडियोस वाले कॉलम में वीडियोस मिल जाएंगी। तो आप एक बार ना सारा अच्छे से देख लिया करो कि कहाँ कहाँ पे वीडियोस है चैनल पे। अभी 1 महीने पहले शुरू किया है ये चैनल, तो ज्यादा वीडियोस अभी है नहीं। तो आज से हम लोग कंटिन्यूअस इस पे अपनी क्या करेंगे, स्टडी करेंगे अच्छे से। आपको पढ़ना है, मुझे पढ़ाना है, ठीक है, और अच्छे से पढ़ेंगे। क्लियर हुआ गाइस? समझ में आ रहे हैं रैंकर्स? हाउस द जोश? तो चलो शुरू कर दो, अब बहुत हो गया। और जिसको लगे कि भाई थोड़ी स्पीड कम है तो बाद में बढ़ा के देख लेना, कोई दिक्कत परेशानी नहीं है। देखो क्वेश्चंस कैसे आते हैं, फटाक से समझो कैसे क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है। हाँ, अब जो स्टूडेंट्स बोलेंगे मैम साइंस, फिर बोल रही हूँ साइंस कल से कंटिन्यू आपकी रहेगी, और जिनके पेपर में जहां जहां हिंदी आती है वो आप हिंदी भी पढ़ते चलो। भाई 20 नंबर फ्री के मिलते हैं, क्यों? अब देखो मैं ना आपको हिंदी को भी ऐसा पढ़ा दूंगी कि बिल्कुल मक्खन मलाई, मतलब हिंदी की भी हिंदी निकाल के पढ़ा दूंगी, तुम भूलोगे नहीं। जस्ट लाइक LIC, है ना, जीवन के साथ भी जीवन के बाद भी, समझ रहे हो। अब देखो पहला क्वेश्चन आया, इस तरह से क्वेश्चन पूछता है GD में, ध्यान से देखो। दिए गए वाक्यों में रेखांकित, ठीक है, खंड को प्रतिस्थापित करने के लिए सर्वाधिक उपयुक्त विकल्प का चयन करें। यदि इसे प्रतिस्थापित करने की आवश्यकता नहीं है तो विकल्प किसी बदलाव की आवश्यकता नहीं है, ठीक है। ये क्वेश्चन आता है। अच्छा जी, क्या कहना चाह रहा है? सिंपल, एक आपको पैराग्राफ, एक आपको बेसिकली क्या दिया हुआ है, वाक्य दिया हुआ है। ये टोटल एक वाक्य है, ठीक है मैम। इसके अंदर कोई पर्टिकुलर खंड यानी कोई पार्ट, कोई पोर्शन वो ले लिया, उसके नीचे इसने अंडरलाइन कर दी। अब ये जो वर्ड आता है ना प्रतिस्थापित, इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है कि भाई इस वर्ड की जगह मैं इसमें और कौन सा करेक्ट वर्ड भरूं, है ना, कौन सा करेक्ट शब्द भरूं इसकी जगह, डेट इज कॉल्ड प्रतिस्थापित। इसको हटा के इसको रिप्लेस करके मुझे सही वर्ड यहाँ पे लाना है। और अगर ये सही है, आपको लग रहा है हाँ ये सही है, तो फिर किसी बदलाव की आवश्यकता नहीं है। क्लियर? समझ आ रही है बात? हाँ जी भाई, बताते चलो। और देखो जैसी वीडियो लगती है, ठीक है, लास्ट में बता देना कि मैम वीडियो बढ़िया लगी, ठीक है। लास्ट में कमेंट जरूर करके जाना, ताकि मुझे पता चले अगर कुछ कमी है तो वो भी मुझे बताना कि मैम ये इंप्रूव करो, या ये और लेके आओ, या ये और पढ़ाओ, ठीक है। चलो भाई, अब पढ़ने के बहाने से शिल्पा इधर आती है, ध्यान से देखो, पढ़ने के बहाने से शिल्पा इधर आती है। अब तुम्हें इसमें कुछ गलत लग रहा है? हाँ जी लग रहा है। पढ़ने के बहाने से मतलब भाई पढ़ने के बहाने से क्यों लगा दिया फालतू का? नहीं, पढ़ने के बहाने शिल्पा इधर आती है, ये भी तो ठीक है, ये से क्यों लगा दिया? मतलब तो एक ही बन रहा है ना। तो डेट इज, यहां पे मुझे समझ में आया, यानी शुद्धि निकाली एक तरीके से कि पढ़ने के बहाने से नहीं भैया, पहले वाले में हम सीधा। अब देखो ऑप्शन देखो, पढ़ने के बहाना से, ये तो बिल्कुल ही गलत है। पढ़ने के बहाना, हाँ बोल के देखो, पढ़ने के बहाना गलत हो गया ना। पढ़ने के बहाने में, खुद बोल के देखा करो, जो ऑप्शन दिया करे ना सारे ऑप्शंस को उस वाक्य में रख के देखा करो कौन सा सही बैठ रहा है, आपको खुद समझ आ जाएगी। पढ़ने के बहाने में शिल्पा इधर आती है, सच्ची नहीं, डेट इज पढ़ने के बहाने से। तो कौन सा आंसर हो जाएगा, फटाक से बता दो भाई, कौन सा हो जाएगा? ए इज द राइट आंसर। यानी इसमें ये वाला, इसको हम के बहाने कर देंगे, और जो से वाला वर्ड है ये मुझे लग रहा है कि भाई बिल्कुल फालतू का वर्ड दिया हुआ है, इसकी कोई नीड नहीं है, तो इस से को मैं यहां से हटा दूंगी। क्लियर हो गया? इस तरीके से हम पढ़ेंगे, यानी ये आपके PYQ हैं, ऐसे क्वेश्चंस आए हैं। कल से जब मैं क्लासेस डे 1 से लेके आऊंगी तो मैं चैप्टर वाइज लेके आऊंगी। अगर पर्यायवाची है तो उसमें हम सारे पर्यायवाची कर लेंगे, विलोम में विलोम करेंगे सारे, ठीक है। इस तरीके से 60 डेज में आपका बिल्कुल कंप्लीट करा दूंगी। क्लियर हुआ? अक्टूबर तक खत्म हिंदी, जड़ से खत्म। चलो उसके बाद हम आगे बढ़े, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ फटाक से। अगला क्वेश्चन है आपका, ठीक है, अगला क्वेश्चन है निराधार रेखांकित शब्द समूह बताइए। अच्छा, आपको ये दिया हुआ है वर्ड निराधार। पहले तो ये समझो कि इस निराधार का मतलब क्या होता है। हैं जी, पहले ये भी तो समझो कि जो निराधार है ये किसको कहते हैं। अब बताओ, जो दर्द से भरा हो, है ना। बेसिकली यहाँ पे हमें क्या बताना था, ये है एक वर्ड दिया है, इसका मतलब बताना है क्या है। या फिर आप ऐसे कह सकते हो कि वाक्यांश के लिए एक शब्द वो निराधार हो गया, ऊपर चला गया। अब बताओ, जो दर्द से भरा हो उसको क्या कहते हैं? निराधार कहते हैं। खुद बताओ जल्दी से। दर्द से भरा है यानी दर्दनाक, समझ रहे हो, बेचारा कितना दर्द से भरा है, तो क्या बोलते हैं इसको? दर्दनाक है बेचारा, है ना। या फिर ऐसे कह सकते हो बड़ा पीड़ित है, बड़े कष्ट हैं इसको,
तो ये हो जाएगा। आगे देखो, जिसका कोई आधार नहीं। अब देखो जल्दी से फटाक से, ये जो लिखा हुआ है ना निराधार, है ना, ये कैसे बनता है? ये बनता है नी प्लस आधार। एक मैं आपको ट्रिक बता रही हूं, उसके बाद आप कभी भूलोगे नहीं। जहां पे ये नी वर्ड आ जाए या फिर जहां पे किसी वर्ड के पीछे ये वाला आ जाए आ, ठीक है, ये ध्यान देना। अगर जहां पे ये नी आ जाए या फिर आगे आ लगा हो, जैसे कि असभ्य, अगर मैं एक एग्जाम्पल दे रही हूं, फॉर एग्जाम्पल असभ्य, इस सभ्य के आगे आ लगा दिया तो ये एक नेगेटिव वर्ड होता है, एक नकारात्मक शब्द होता है, तो इसका मतलब नहीं हो जाता है। इसका मतलब क्या हो जाता है? नहीं, यानी कोई चीज नहीं है। कि मान लो मैंने बोला राहुल जो मेरी वीडियो देख रहा है, सपोज ये सभ्य नहीं है, यानी असभ्य नहीं है। इसी तरीके से निराधार, जिसका कोई आधार नहीं है, नी लगाते ही नहीं आ गया। देखो कई बार तो हमको डायरेक्टली ये क्या हो जाते हैं, रट जाते हैं, ठीक है, कि हमें सीधा, हमने इतनी बार पढ़ लिया, हमें याद हो गया कि भाई आधार निराधार या निराधार जैसे कोई आधार नहीं है, और कई बार हमको ये याद नहीं होते हैं। तो उसके लिए मैं ट्रिक बता रही हूं, कैसे समझोगे। अब नी वर्ड तुमने देखा, अरे इसमें तो नी लग रहा है गुरुजी, ठीक है मैम नी लग रहा है, तो नी लगते ही नहीं वाला ढूंढ लो, नेगेटिव वाला ढूंढ लो। और इसके शब्द में देखो आधार है ना, आधार तुमको दिख रहा होगा, ये आधार से बना है निराधार। तो जिसका कोई क्या नहीं है, आधार नहीं है, जिसका कोई बेस नहीं है, तो यानी इसी को कहते हैं क्या, जिसका कोई आधार नहीं, यानी निराधार। क्लियर हो गया गाइस? बी इज द राइट आंसर। ठीक है, अभी मैं थोड़ा धीरे धीरे बहुत डिटेल में एक्सप्लेन करके समझा रही हूँ, फिर जब कल से हम लेके आएंगे आप लोग प्रैक्टिस करना, जो मैं पढ़ाऊंगी उसको अच्छे से रिवाइज करना, और समझ रहे हो ना, फिर आप फटाक से आंसर भी देना, कमेंट सेक्शन में बताते चलो। मैं आप सभी के ना लास्ट में कमेंट्स देखती हूँ बाद में घर जाके, कि भाई हाँ किसी ने कितना सही आंसर दिया या किसका कौन सा डाउट है। क्लियर हुआ? अब बताओ, जिसका कोई आधार नहीं, निराधार। ठीक है मैम, जिसका आधार हो इसका उल्टा कर दो। अब यहाँ पे नी हटा के आधार लिख दो, जिसका कोई बेस है, जिसका कोई आधार है, दैट इज कॉल्ड आधार। इसका अपोजिट हो गया, है ना जी, उल्टा हो गया। अब जो पढ़ा लिखा ना हो, फिर देखो यहाँ पे एक वर्ड आता है ना, तो ना लगते ही मतलब नेगेटिव, और जो पढ़ा लिखा नहीं है उसको हम क्या कहते हैं, तो बता देना, उसको कहते हैं अनपढ़। और जो पढ़ा लिखा है उसको क्या कहते हैं, शिक्षित, है ना भाई, पढ़ा लिखा है और कहते हैं तो अनपढ़ा लिखा है। लगाना इसमें वर्ड आ लगते ही, अनपढ़ नेगेटिव, भाई पढ़ा लिखा ही नहीं है, ये तो समझ रहे हो घास ही खोद रहा है निरा, ऐसे बोलते थे ना कई बार गांव में, अरे यार ये तो कुछ ना जाने है ना। आगे बढ़े, चलो उसके बाद नेक्स्ट स्टेप देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन कैसा आया, दिए गए वाक्य में रेखा, अब फिर से वही भैया प्रतिस्थापित करना है, हटाओ वर्ड को, सही वर्ड लेके आओ, ठीक है ना, सही शब्द लेके आओ। वह नहीं समझेगा इसीलिए वह मूर्ख है, रटना नहीं है बच्चे, रटना नहीं है, समझ समझ के समझना सीखो। क्लियर? अब देखो, वह नहीं समझेगा इसीलिए वह मूर्ख है, क्या मतलब हुआ इसका, बताओ जल्दी से, क्या मतलब हुआ? वह नहीं समझेगा इसीलिए वह मूर्ख है। तो मैं सिंपल बताऊंगी, इसमें मुझे इसलिए हटा दो। अरे भाई सुनो, एक पहले आपको क्या दिया होता है, एक वाक्य है, उसके पीछे रीजन दिया होता है ना, उसका क्या दिया होता है, जिसको हम क्या कहते हैं, पहले कोई हमको वाक्य दिया है, ठीक है, और फिर वाक्य के आगे उसका रीजन मुझको दिया है, यानी कि उसका परिणाम मुझको यहाँ पे बताना है। ठीक है, क्लियर हुआ या नहीं हुआ? ठीक है, उसका परिणाम यानी उसका रिजल्ट क्या आएगा, ये मुझे बताना है। अब वह नहीं समझेगा, ठीक है, बात समझ में आ रही है कि भाई ये व्यक्ति समझेगा नहीं। अरे क्यों नहीं समझेगा, मैं आपसे यहीं पे क्वेश्चन पुटअप कर दूं, मैंने क्वेश्चन मार्क लगा दिया, क्यों नहीं समझेगा, तो तुमने बोला क्योंकि वह मूर्ख है। क्लियर? क्यों नहीं समझ रहा, क्योंकि वह मूर्ख है, तो ये इसीलिए वाला गलत हो गया गाइस, समझ रहे हो रैंकर्स, इसीलिए नहीं आएगा। क्वेश्चन करो, और जब क्वेश्चन का आंसर क्योंकि से निकलेगा, हमें ये तो पता है कि वो समझ नहीं पाएगा भैया, अब मुझे रीजन तो बता दो। मैंने तुमसे पूछा क्यों नहीं समझ रहा, तो तुमने कहा क्योंकि वो मूर्ख है। अब मैंने एक और तुमको एग्जाम्पल दिया, मैंने कहा वह असमर्थ है ना, असमर्थ है, ठीक है, वह असमर्थ है, यानी अब तुमने कहा असमर्थ है, क्यों है भैया असमर्थ, तो मैंने कहा अरे क्योंकि वो लंगड़ा है, तो समझ आया, एक वाक्य है, उसके पीछे का रीजन क्या है, क्योंकि वाला, सो दैट इज, इसीलिए हम इसको कहते हैं क्योंकि, यानी बी इज द राइट आंसर। क्लियर हुआ? बी इज द राइट आंसर। ये वो वर्ड्स होते हैं, वो शब्द कहलाते हैं, इसको कहते हैं समुच्चय बोधक, है ना, जो किसी भी दो वाक्यों को आपस में लाके जोड़ देते हैं। जैसे इस तरीके के कौन कौन से वर्ड्स होते हैं, जैसे आप देखते हो, है ना, पढ़ते हो, इसीलिए, चूंकि, ऐसे कुछ वर्ड होते हैं, इसीलिए, चूंकि हो गया, इनमें और भी वर्ड्स आते हैं, जैसे कि क्योंकि हो गया, की हो गया, इस तरह के वर्ड्स हैं।
क्लियर हुआ? अब इसीलिए काट, तो सबसे पहले एक देखो वाक्य, फिर उसके पीछे का रीजन आपको यहां पे देखना होता है। क्लियर हुआ या नहीं हुआ? ठीक है, आगे देखते हैं। नेक्स्ट आता है विलोम शब्दों के सही युग्म का चयन करो। अब आपको यहाँ पे विलोम बताना है। विलोम क्या होता है आप सभी को पता है, उल्टा कर देते हैं तो विलोम में आता है ना, एंटोनियम जिसको हम बोलते हैं इंग्लिश में। भय और डर, अरे ये तो एक ही बात है। भय का मतलब क्या होता है? डरना, है ना। अरे मुझे बहुत डर लग रहा है, अरे भय भी उसी को बोलते हैं, ये इसका पर्यायवाची है, और डर भी उसी को बोलते हैं। तो अगर भय की बात कर लो, है ना, अब इसका उल्टा अगर आपसे भय का ही पूछ ले तो ये तो गलत हो गया ऑप्शन, क्योंकि आपको सही युग्म बताना था कि इनमें से कौन सा सही होगा, वो आपको बताना था। अब देखो भय का क्या हो जाता है उल्टा, फटाक से अगर आपसे पूछ ले तो भय का अभय भी हो सकता है ना। भय मतलब डरना, आ लगाते जो डर नहीं रहा। या फिर क्या हो सकता है भय का, और भी बता सकते हो, निर्भय भी होता है ना। भय का और क्या होता है? निर्भय होता है। इसी तरीके से अगर डर पर्टिकुलरली आपसे डर का पूछे तो डर का उल्टा कर दो, डर जो डर गया, और इसका क्या लिख सकते हैं? निडर लिख सकते हैं, जो डरा नहीं, है ना। सिंपल हो गया नहीं हुआ? ठीक है जी। शरीर और देह, अरे ये भी तो एक ही बात है, शरीर भी वही होता है, देह भी वही होता है। क्लियर या नहीं हुआ? शरीर और देह एक ही तो बात है। तो शरीर भी बॉडी को कहते हैं, देह भी बॉडी को कहते हैं, तो इसका उल्टा क्या हो जाएगा? शरीर है तो मान लो अशरीर लिख देते हैं कई बार हम इसका, ठीक है। और इसी तरीके से देह है तो इसका हम क्या लिख देते हैं? विधेय लिख देते हैं, ठीक है। देह यानी विधेय हो गया उल्टा। अब ना कहने योग्य, हम जो कह ही नहीं सकते उसको कहते हैं अकथ। क्या कहते हैं? अकथ। कथ यानी कथनीय, जिसको हम कहने वाली बात होती है कथनीय, और उसमें आ लगाती नेगेटिव, हम जिसको कह ही नहीं रहे हैं। तो ये भी तो सही बात है। इसमें विलोम कौन सा हो गया? इसमें मैंने कौन सी नई बात बता दी? क्लियर हुआ? अब देखो जैसे ये वाला है ना, अब इसका उल्टा क्या हो जाएगा? कथ हो जाएगा, या इसका उल्टा क्या हो जाता है? कथनीय हो जाता है। क्लियर हुआ? अब आदि और अंत, ये देखो ये दोनों विलोम है, तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? फोर्थ इज द राइट आंसर। अभी जस्ट शुरुआत हुई है, आदि मतलब अभी तो शुरू हुआ है ना, हम क्या बोलते हैं? शुरुआत हुई है, और यहीं पे क्या हो जाती है? इसकी समाप्ति हो गई। भाई अभी तो शुरुआत हुई है और इतने ही अंत हो गया, तो आदि का उल्टा क्या होता है? अंत होता है। क्लियर हुआ? और ये मैं आपको और ज्यादा एक्सप्लेन इसलिए कर रही हूं, मान लीजिए इस बार तो ये दे दिया, हो सकता है नेक्स्ट टाइम दे का ही पूछ ले, तो इसलिए मैंने बताया कि इसका ये होता है। या अगर भय या डर में से एक ही बात है, इनमें से पूछ ले तो पता होना चाहिए कौन सा होता है। तो इसलिए अगर हम हिंदी भी पढ़ रहे हैं ना, तो उसको समझ के पढ़ो, उसके मीनिंग्स को समझ के पढ़ो। क्यों पढ़ो? ताकि अगर आपके एग्जाम में कहीं से भी क्वेश्चन आ जाए बेसिकली, तो आप लोग गलत ना करो। क्लियर हुआ? अब चलो आगे बढ़ते हैं। दिए गए वाक्यांश के लिए एक शब्द दीजिए, है ना। अब ये है जिसके समान कोई दूसरा ना हो। अच्छा, जिसके समान कोई दूसरा है ही नहीं, तो क्या होता है? अद्वितीय। क्या होता है इसका आंसर? अद्वितीय होता है। यानी यहां से इस तरह से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, वाक्यांश के लिए एक शब्द पढ़ के जाना अच्छे से। अब ये कैसे? भाई तुम खुद सोचो, ये आ प्लस द्वितीय, आ प्लस द्वितीय को मिला के बना। अब इसका मतलब क्या होता है? दो ही तो होता है, प्रथम द्वितीय, है ना। इस तरीके से तो होता है पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, है ना। अब देखो यहाँ पे तो आ लगा दिया तो मतलब नहीं हो जाता है, ए लगाते ही नेगेटिव हो जाता है, मैंने आपको बताया। तो जैसे ही, यानी जिसके जैसा कोई दूसरा नहीं, दूसरा नहीं, जिसके समान कोई दूसरा नहीं, आगे निकल के जो जस्ट अभी आपको समझाया, जिसके समान कोई दूसरा नहीं, अद्वितीय। ठीक है। अब ये अनुपम क्या है मैडम जी? है ना, अगर हो सकता है आपसे नेक्स्ट टाइम अनुपम ही पूछ ले, तो अनुपम होता है, देखो ये किससे मिलकर बना? आ लगते ही नेगेटिव है, मतलब ऐसा कुछ होगा नहीं। अब ये बनता है वर्ड किससे? उपमा से, है ना। किससे बनता है? उपमा, यानी जिसकी उपमा ना की जा सके, ऐसे समझेंगे इसको हम। किसको बोलते हैं? ये हम बोलते हैं जिसकी उपमा ना की जा सके। उपमा मतलब तुलना, मतलब बराबरी, ठीक है। जिसकी तुलना ना की जा सके, ऐसे लिख देती हूं, तुलना ना, या फिर ऐसे लिख दो बराबरी ना, जिसकी बराबरी ना की जा सके, या जिसकी उपमा, है ना, उपमा ना, ये होता है, दैट इज कॉल्ड अनुपम। किससे बना? मैंने बताया था आपको, उपमा से बना, और आ लगाते अनुपम हो जाता है। क्लियर हुआ? तो अब जैसे एग्जाम्पल देख लो, जैसे ताजमहल, मैं ताजमहल की क्या नहीं कर सकती? उपमा कर ही नहीं सकती, उसकी बराबरी नहीं कर सकती। ताजमहल अपने आप पे अनुपम है। ऐसे ही अद्वितीय, मैंने कहा लता मंगेशकर जैसा कोई दूसरा गा ही नहीं सकता, है ना, तो अद्वितीय हो गई। इसी तरीके से अद्भुत, अद्भुत होता है ना, जैसे हमने किसी चीज को देखा, हम बड़े शॉक्ड हो गए, वंडरफुल, है ना, कि भाई बड़ा बड़ा सुंदर है, तो अद्भुत है।
है ना। इस तरीके से हम ऐसे कहते हैं कि यार अद्भुत है ये तो। जैसे मान लीजिए जो जादूगर होते हैं, जब वो अपना जादू दिखाते हैं तो हम बड़े हैरान हो जाते हैं, बड़ा अद्भुत है ये तो, राइट। तो उसको कहते हैं अद्भुत, जो बिल्कुल हैरान करने वाला हो। आप ऐसे लिख सकते हो उसको, जो हैरान करने वाला होता है, अद्भुत है ना, बड़ा अनोखा है, बिल्कुल अलग है, लाइक वंडरफुल है, सरप्राइजिंग है। ऐसे ही अनूठा, अनूठा मतलब क्या होता है, जिसके जैसा कोई और दूसरा है नहीं, बिल्कुल अनोखा। अनोखा, अनूठा किसको कहते हैं, अनोखा। जैसे मैंने एक एग्जाम्पल ले लिया कि आज मैंने जो कपड़े पहने वो बिल्कुल अनूठे हैं, मतलब ऐसे कपड़े किसी और ने नहीं पहने, एकदम अलग हैं, ठीक है, एकदम अनोखे हैं या एकदम अलग हैं, उसको बोला जाता है अनूठा। क्लियर हुआ, थम्स अप, क्लियर हो रहा है तो चलो आगे बढ़े। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया, सही वर्तनी वाले शब्द। वर्तनी क्या होता है जी, वर्तनी क्या होता है, स्पेलिंग, है ना, स्पेलिंग करेक्शन जो होता है इंग्लिश में। जैसे अगर मान लीजिए आपका नाम सपोज हाथी है, हाथी, हाथी है, अब कोई छोटा बच्चा आया, उसने हाथी को हाथी ना लिख के उसने हाथी को सपोज ऐसे लिख दिया हथी, हथी। अब हाथी हो गया गुस्सा, हाथी कह रहा है यार एक तो मेरा नाम ही हाथी इतना छोटा सा है, उसको भी तू हती हती लिख रहा है ना, मेरा नाम क्यों बिगाड़ रहा है भाई, ये ऐसे बोलेगा हाथी, मेरे नाम क्यों बिगाड़ रहा है। अब मान लो कोई बच्चा है, जैसे आपने देखा ना कई बार हमारे नाम इतने बड़े बड़े होते हैं तो हमारे नाम को कई बार लोग जनरली गलत बोलते हैं, तो हम कहते हैं सर ये नहीं ये नाम है, जैसे मेरा नाम दिव्यांगना है, तो कई बार इसका जो लोग प्रोनाउंस करते हैं वो बेसिकली गलत कर देते हैं, है ना, दिव्यांगा बोल देंगे, कुछ भी अलग अलग ऐसे बोल देते हैं। सो दैट इज दिस यू कहते हैं वर्तनी। तो अब जैसे आधुनिक है, तो आधुनिक को सिंपल हम कैसे लिखते हैं, आधुनिक, ठीक है, तो डी इज द राइट आंसर। आधुनिक नहीं होता, आधुनिक में स्पेलिंग देखा करो, वर्तनी में स्पेलिंग, मात्रा, विशेष ध्यान, यही बस गड़बड़ होती है। ये तो आधुनिक, ये तो वैसे ही गलत हो गया। अब ये तुम बोलोगे, है ना, इसमें और इसमें कंफ्यूज हो सकता है बच्चा कि जी ये भी हो सकता है ये भी हो सकता है। अब अगर मैं इसकी और इसकी बात करूं तो देखो इसमें क्या है, नीक, नीक नहीं होता, निक होता है, निक, जल्दी बोला जाता है, छोटी मात्रा जल्दी, आधुनिक ना कि आधुनिक, ऐसे नहीं बोलते। क्लियर, तो चलो आगे बढ़ो। अब आया रिक्त स्थान को भरने के लिए आपको उपयुक्त शब्द का चयन करना है। दहेज प्रथा भारतीय समाज पर एक बहुत बड़ा क्या है, बताओ जल्दी से, यानी एक सही वर्ड भरना है आपको, यहाँ पे एक सही शब्द का चयन करो, क्या होगा। अब हम बात कर रहे हैं दहेज प्रथा की, तो ये तो अपने आप में नकारात्मक है। आपने जैसे दिमाग में दहेज, डाउरी आता है ना, हम एकदम क्लियर हो जाते हैं, अरे नहीं दहेज नहीं नहीं ना 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 ना। अब कुछ बच्चे मन मन में खुश हो रहे होंगे, दहेज, हाँ 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 हाँ, ऐसा होता है, अरे भाई मैं तो फॉर्च्यूनर लूंगा, समझ रहे हो। इधर पापा भी अपनी तैयारी करके रखते हैं, मेरी बेटी की शादी होगी, मैं उसको ये वाली गाड़ी दूंगा, इतने लाख का दहेज दूंगा, ये टीवी वो टीवी एंड ऑल जो भी है, ठीक है, जो कि गलत है बच्चे, गलत है। देने वाला भी गलत और लेने वाला भी गलत, दोनों ही गलत है। बाकी आपकी इच्छा है। आप कुछ सोच रहे होंगे अरे जीडी में हो जाने दो मैम, फिर देखो मैं तो ऐसे ऐसे दहेज लूंगा, है ना। अब देखो दहेज प्रथा क्या है भाई, ख्याति तो है नहीं। ख्याति किसको बोलते हैं, ख्याति बोलते हैं प्रसिद्धता, फेमस, कोई व्यक्ति फेमस है ना, किसी कोई व्यक्ति क्या है, प्रसिद्ध है, तो उसको कहते हैं ख्याति। तो ये तो अपने आप में एक कैसा शब्द आ गया, अपने आप में एक सकारात्मक शब्द आ गया। और हमको तो दहेज प्रथा की हम बात कर रहे हैं, और दहेज प्रथा अपने आप में कैसा शब्द है, नकारात्मक माना जाता है सोसाइटी में। चाहे मन मन में कितने लड्डू फूटते रहे तुम्हारे, लेकिन सोसाइटी में बेटा इसको गलत ही लिया जाता है दहेज प्रथा, समझ रहे हो। चलो जेल वेल भी हो जाती हैं। अब ये देखो आज जितने केस हो रहे हैं वो डाउरी वाले, जो कुछ तो रियल में भी हो रहे हैं और कुछ लड़कियां जानबूझ के फंसा भी दे रही हैं डाउरी वाले केस में। तो आजकल सब कुछ ऐसे मिक्स मिक्स चल रहा है, ठीक है। तो ख्याति यानी जो फेमस है, यानी प्रसिद्धि प्राप्त है, फेमस है, उसको कहते हैं। तो ये तो पॉजिटिव हो गया, सकारात्मक शब्द है। विशेषता, किसी में क्या विशेषता है ना, विशेषता किसको कहते हैं, यानी उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स है किसी व्यक्ति की, किसी की भी वो विशेषता होती है। तो ये भी अपने आप में कैसा शब्द होता है, एक सकारात्मक शब्द हो जाता है। इसके अलावा कलंक और पहचान, पहचान भी अपने आप में एक सकारात्मक शब्द है ना। अब आप खुद से भर के देखो, दहेज प्रथा भारतीय समाज पर एक बहुत बड़ा पहचान है। क्यों तुम भारत की बेइज्जती कर रहे हो, इसको पहचान बता के भारत की। अब मैं बोलूं दहेज प्रथा भारतीय समाज पर एक बहुत बड़ी विशेषता है, तो ये हमारे भारत की विशेषता है, खुद सोचो, है ना। तो इस तरीके से जो शब्द होते हैं उनको भर के देख लिया करो, और बाकी तुम्हें सेंटेंस को पढ़ के ही सकारात्मक नकारात्मक शब्दों का पता चल जाएगा, ठीक है। तो डैट इज कलंक, कलंक मतलब क्या होता है, दाग, है ना, एक दाग है। या कलंक का मतलब क्या होता है, धब्बा, ठीक है। तो ये कैसा शब्द है, ये अपने आप में एक नकारात्मक शब्द है। तो यानी दहेज प्रथा भारतीय समाज पर एक बहुत बड़ा कलंक है। क्लियर हुआ, क्लियर
हुआ या नहीं हुआ, फटाक से बता दीजिए। हाँ जी गाइस, क्लियर हो रहा है? चलिए इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ठीक है, ये आपका ये रहा, इस तरह के क्वेश्चंस आपके आते हैं। अब देखो फिर से भाई प्रतिस्थापित करना है, यानी ये प्रतिस्थापित तो हर बार आता है ना, एक नहीं दो दो तीन तीन क्वेश्चंस भी आ जाते हैं। मुझे अपने पर आत्मविश्वास है। अब देखो, एक तो आत्मविश्वास की बात कर रहे हो बच्चे, है ना, आत्मविश्वास है, बहुत अच्छी बात है, सबको होना चाहिए। आत्मविश्वास का क्या मतलब होता है? सेल्फ कॉन्फिडेंस, या मुझे अपने पर बहुत आत्मविश्वास है, अच्छी बात है, होना भी चाहिए। तो आत्म जो होता है वो खुद पर ही होता है, किसी दूसरे पर नहीं होता। आत्म का मतलब होता है अपने पर। तो यहां पे तुमने पर क्यों लगा दिया? अगर आत्मविश्वास लिख रहे हो तो पर नहीं आएगा। मुझे क्या होगा, यानी कि सिंपल आप ये लिखेंगे कि मुझे क्या है, इसमें हम सिंपल क्या लिखेंगे, मुझे अपने ऊपर आत्मविश्वास है, या फिर मुझे अपने पर आत्मविश्वास है। ठीक है, तो ये वैसे ही गलत है, अपने पर नहीं। जहां आत्मविश्वास होता है वहां सिंपल अपने पर ही होता है। तो ये दोनों ही वर्ड आत्मविश्वास के साथ गलत हो जाते हैं। ये दोनों शब्द जो है ये किसके साथ सही बनेंगे? विश्वास के साथ। मैं कहूंगी मुझे अपने पर विश्वास है, तो ये सही है, ये सही है, यानी सी इज द राइट आंसर। मुझे अपने ऊपर आत्मविश्वास है, नहीं लगाना ऊपर। मुझे अपने में नहीं लगाना, और बदलाव की आवश्यकता नहीं है आवश्यकता। दैट इज अपने पर विश्वास। क्लियर हुआ? तो इस तरह के शब्दों को, इस तरह के वाक्यों में अगर हमें अशुद्धि छांटनी हो तो हम कैसे छांटेंगे? पूरे सेंटेंस को देखो वो क्या कहना चाह रहा है ना। दैट्स कॉल्ड। आगे बढ़ो। अब विलोम शब्द पूछा था, दैट इज प्रत्यक्ष। प्रत्यक्ष क्या होता है? सिंपल, प्रत्यक्ष का मतलब होता है जो हमको बिल्कुल सामने से दिखाई दे रहा है ना, कहते हैं ना प्रत्यक्ष रूप से, यानी सामने हमें हूबहू कोई व्यक्ति, कोई सामान, कोई चीज दिख रही है, दैट इज कॉल्ड प्रत्यक्ष। कोई वस्तु, कुछ भी, तो दैट इज कहते हैं प्रत्यक्ष, जिसको हम देख रहे हैं सामने कुछ भी। और इसका उल्टा होता है परोक्ष, जो बेसिकली सामने नहीं है, गुप्त है, हिडन तरीके से है। एक होता है प्रत्यक्ष रूप से, मैं कहती हूँ ना यार आज तो मेरे प्रत्यक्ष रूप से सामने आए, कौन आया, मान लो तुम्हारा कोई फ्रेंड आया। एक होता है हमें नहीं यार, हमें परोक्ष रूप से, मान लो हम सपने में आ रहा है एकदम, है ना, थोड़ी गुप्त तरीके से, तो उसका उल्टा होता है, प्रत्यक्ष का उल्टा होता है परोक्ष। अभिमुख, अभिमुख होता है, इसका मतलब होता है जब हम किसी के सामने मुख करके खड़े हैं। ठीक है, तो किसी के सामने हम मुख कर खड़े हैं, कैसे? सामने मुख करके। इसका मतलब भी लिख देती हूं मैं। ठीक है, हमने सामने मुख कर खड़े हैं, तो इसका जो अपोजिट अगर आपसे पूछा जाए अभिमुख का, तो बता देना अभिमुख का अपोजिट होता है क्या? प्रतिमुख। याद रखना, प्रतिमुख होता है, या फिर इसको हम विमुख भी कहते हैं। ठीक है, हम किसी के सामने मुख कर खड़े, हमें आ गया गुस्सा, मैंने कहा ये ले, अब मैं ऐसे खड़ी होंगी। क्लियर? अभी तो मैं सामने करके खड़ी हूं, अब मैं ऐसे खड़ी होंगी, मैं तुझसे गुस्सा हूं भाई, मैंने ऐसे बोल दिया, भाई मैं तुमसे गुस्सा हूं, सीधी सी बात है। तो दैट इज कॉल्ड प्रतिमुख। अपोजिट कर लो, विमुख कर लो। अब ऐसे ही सम्मुख है, सम्मुख और ये अभिमुख दोनों बराबर हैं, दोनों सेम है। तो सम्मुख का भी उल्टा यही होता है जैसे प्रतिमुख और विमुख। सम्मुख भी तो ये होता है किसी के सामने मुख करके, है ना, किसी के सामने हमारा फेस है, दैट इज कॉल्ड सम्मुख, है ना। सम मतलब सामने, मुख मतलब मुखड़ा। क्लियर हुआ? समीप का मतलब क्या होता है? तो इसका आंसर ए हो जाता है। समीप का मतलब होता है पास, है ना, इसको हम निकट भी कहते हैं, निकट या पास, निकट भी कहते हैं या पास, और इसका उल्टा क्या हो जाता है? दूर। क्लियर हो गया? समीप मतलब पास, नजदीक, और इसका उल्टा क्या हो जाएगा? दूर है। क्लियर? अगला पूछा गया, ये आपको एक वाक्य दिया हुआ है और उसके अंदर आपको त्रुटि बतानी है ना, किसके अंदर एरर है। अब देखो ये है, स्कूल का सभी विद्यार्थी इस मैदान में प्रार्थना के लिए आते हैं और कोई त्रुटि नहीं है, ये आपको दिया हुआ है। तो भाई इस मैदान में प्रार्थना के लिए आते हैं, ये भी मुझे सही लग रहा है और ये भी मुझे सही लग रहा है, लेकिन स्कूल का सभी विद्यार्थी, अगर हम सभी की बात कर रहे हैं यानी सारे विद्यार्थी आ रहे हैं, तो ये अपने आप में बहुवचन है। तो फिर बहुवचन है तो स्कूल का नहीं होगा, स्कूल के, ये तो देखते समझ में आ रहा है, स्कूल के सभी विद्यार्थी इस मैदान में प्रार्थना के लिए आते हैं। क्लियर हो गया? ठीक है, तो यानी पहले वाले के अंदर ही इसमें क्या है? त्रुटि है। क्लियर? आगे बढ़ो। खेतों में, अब देखो यहाँ पे फिर से वही दिया है, वाक्यांश के लिए एक शब्द आपको बताना है। ठीक है, जिसको हम इंग्लिश में बोलते हैं ना वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, है ना, और हिंदी में इसको वाक्यांश के लिए एक शब्द बोल देते हैं। और ये चाहे आप इंग्लिश में देते हो, हिंदी में ये आता ही आता है आपका, ये वाला जो
टॉपिक है, ठीक है। अब देखो, खेतों में मेड़ों से बनाए गए छोटे छोटे वर्गाकार या आयताकार भाग, आपने खेत देखे है ना, खेत होते हैं, उसमें ऐसे छोटी छोटी सी मेड़ बनाई जाती हैं, फिर इस तरीके से आप देखो ऐसे मेड़ सी बना दी जाती हैं, फिर यहाँ से ऐसे ऐसे है ना, फिर इनके अंदर आपके प्लांटिंग है, ये सब है, पानी जा रहा है बढ़िया अपना, तो उसको क्या कहते हैं, उसको कहते हैं क्यारी। हम इसको क्या कहते हैं, क्यारी बोलते हैं। कहते हैं यार क्यारी बना दो, फिर उसमें बढ़िया अपना पानी जा रहा होता है ना, तो क्या बोला जाता है, क्यारी बोला जाता है। अब नहर क्या होती है, ये तो सबको पता है, नहर क्या होता है, तो कृत्रिम नदी होती है जो बनाई जाती है सिंचाई के लिए। आप ऐसे लिख सकते हो, नहर क्या होती है भाई, जो हम क्या करते हैं सिंचाई के लिए, ठीक है, इरिगेशन जो होता है उसको करने के लिए हम क्या करते हैं, कृत्रिम नदी बनाते हैं। किसका क्या बनाते हैं, कृत्रिम नदी बनाते हैं, जो आर्टिफिशियल लाइक खुद से जो बनाई जा रही है, ठीक है। नहर वहर तो खुद ही व्यक्ति बनाता है। अब जैसे समुद्र है, समुद्र व्यक्ति खुद नहीं बनाता, समुद्र तो है ही पहले से, ओशियंस तो है ही, ठीक है। उसके बाद आता है परनाला। परनाला क्या होता है, आप इसको ऐसे समझो, बड़ी नाली होती है, बड़ी नाली। अब पहले आती है नाली, और नाली क्या होता है सबको पता है, नाली बनाई जाती है, पानी निकलता है गंदा पानी, फिर उसमें भी परनाला बना दिया जाता है, वो नाली भी जाके बड़े बड़े नालों के अंदर जाके मिक्स मिल जाती हैं, दैट इज कॉल्ड परनाला, जहां से गंदा पानी बाहर जाता है। क्लियर हो गया। तो अगर इनमें से कोई भी आ जाए तो नेक्स्ट टाइम आप बता देंगे। अब देखो नेक्स्ट पर्यायवाची पूछा गया, पर्यायवाची से हर बार क्वेश्चन आते हैं, जैसे आभूषण। आहा, ये देखो, वाह, तुम देख रहे हो, मतलब क्या गजब का आभूषण है ना, जी ललचाए पर रहा ना जाए, है, समझ रहे हो। और ये देखो, अब ये आभूषण का क्या होता है पर्यायवाची, सिंपल याद रखना, 2-4 जो इंपॉर्टेंट हर बार एग्जाम में आते हैं रिपीटेशन में। तो आभूषण हमें समझ में आ रहा है। देखो सलील, सलील किसका होता है, फटाक से बताओ, सलील किसका होता है, तो आप बताना, जो सलील होता है जी, ये होता है पानी का। किसका होता है, पानी का। अब पानी को हम और क्या क्या कहते हैं, जल भी कहते हैं, अगर और पूछा जाए, है ना, पानी का जल भी होता है, पानी का हम नीर भी कहते हैं, ठीक है। पानी का बता रही हूं मैं आपको, सलील भी कहते हैं इसको, जल कहते हैं, नीर कहते हैं इसको, और क्या कहते हैं इसको, फटाक से बताओ जल्दी से, नील, है ना, वारी भी कहते हैं, वारी। और इस वारी में अगर द लगा दो, वारिद, तो वारिद किसका हो जाता है, मेघ का, बादल का। ध्यान रखना, ऐसे कुछ कुछ ट्रिक्स हैं, जब मैं आपको पर्यायवाची समझाऊंगी तो ट्रिक्स से समझाऊंगी सारे, ताकि आपको रटने ना पड़े। आप हल्का सा दिमाग लगाओ, ठीक है ठीक है ठीक है, ऐसे कर दो, ठीक है। इसी तरीके से इसका क्या हो सकता है, इसका अम्बु भी होता है ना, पानी का अम्बु भी होता है, आपको सबको पता होगा, इसका पै भी होता है, ठीक है। इसका और क्या होता है, उदक भी होता है। तो ये सब पानी के होते हैं, सोचो। अब अलंकार किसका होता है, यही होता है आभूषण का, याद रखना, अलंकार किसका होता है, आभूषण। और इसका और भी हो सकता है, जैसे भूषण, ठीक है, आभूषण में से भूषण हटा दो, आ हटा दो, भूषण बन गया, ये भी आभूषण का होता है। और बताती हूं, इसके अलावा इसमें और क्या भी होता है, आभूषण के अलावा, इसके अलावा इसमें विभूषण भी होता है। कौन सा होता है, विभूषण भी होता है, ठीक है। इसको हम क्या कहते हैं, जेवर भी कहते हैं, सबको पता है। इसका एक और आता है सबसे फेमस, मंडन, मंडन भी होता है, ठीक है, जेवर होता है, मंडन होता है, ये सब हमारे आभूषण के होते हैं। क्लियर हो गया, ठीक है। इसके अलावा वसुंधरा किसका होता है, तो ये बताना, वसुंधरा होता है धरती का, वसुंधरा। और धरती को हम और क्या भी कहते हैं, भूमि भी कहते हैं, और क्या भी कहते हैं, भू भी कहते हैं, और क्या भी कहते हैं, धरा भी कहते हैं, और क्या भी कहते हैं वसुंधरा का, हाँ जी, इसको हम क्या भी कहते हैं, और बताना, उर्वी भी कहते हैं, है ना। उर्फी जावेद मत याद कर लेना, ठीक है। इसको हम क्या भी कहते हैं, उर्वी भी कहते हैं, इसको हम क्या भी कहते हैं, क्षिति भी कहते हैं, ये सब इसके हैं। वसुंधरा का और क्या भी होता है, वसुधा भी होता है। क्लियर हुआ। और क्या भी होता है वसुंधरा का, वसुधा, याद रखना ये भी, ठीक है, वसुधा। अरे क्या हो रहा है ये, जस्ट अ मिनट, हाँ जी। और देखो, और क्या भी होता है इसका, वसुधा भी होता है, और भी होता है इसके, यही नहीं बहुत सारे हैं, लेकिन ये इंपॉर्टेंट वाले मैं आपको बता रही हूँ, जो एग्जाम में हर बार रिपीटेशन में आते हैं, है ना। भूमि, भू, धरा, ठीक है। इसके अलावा उर्वी है, क्षिति है, वसुधा है। इसके अलावा एक और इंपॉर्टेंट है अचला, ये भी याद रखना, अचला। और इसमें इस अचला का आ हटा दो, अचल, और अचल हो जाता है पर्वत का। इस तरीके से एक दूसरे से सब मिले हुए हैं। अब समास क्या होता है, आपको पता है, समास होता है, हिंदी में आप पढ़ते हो ना समास, एक आपका टॉपिक आता है समास का, उसका मतलब क्या होता है, समास मतलब जैसे हमने कोई भी 2 वाक्य लिए या 2-3 शब्दों को जो हम क्या करते हैं, जोड़कर एक संक्षेप रूप बनाते हैं, उससे एक छोटा रूप बनाते हैं, उसी को हम समास कहते हैं। जैसे मैंने कहा गज के समान मुख है इसका, अब तुम इतना लंबा नहीं बोलोगे, गज के समान मुख है इसका अर्थात गजानन, ठीक है। या श्री गणेश जी हो गए, उनका भी उनके मतलब जैसा होता है, जो मुख होता है ना। तो दैट इज, हम उसको इतना बड़ा नहीं लिखेंगे, हम सीधा लिखते हैं श्री गणेश, हम सीधा लिखते हैं गजा, इस तरीके से हम बेसिकली लिखते हैं। या फिर जिसका लंबा है दर, जिसका लंबोदर,
तो हम इतने बड़े वाक्य को, इतने बड़े शब्दों को जोड़ के एक संक्षिप्त रूप बनाते हैं, एक छोटा सा रूप बनाते हैं, उसको कहते हैं समास। तो इसका अगर पर्यायवाची पूछे तो बताना संक्षेप। ठीक है, संक्षेप आप लिख सकते हो या फिर संक्षेपण आप लिख सकते हो। ठीक है, संक्षेपण भी लिख सकते हो, या ऐसा भी आ सकता है छोटा रूप, ये भी इसका पर्यायवाची हो सकता है, या इस संक्षेप से बना कोई भी वर्ड आता है, अगर संक्षिप्त कुछ भी आ सकता है, वो सब इसमें आता है। क्लियर हो गया? आगे बढ़ो। अब आता है बादल। ये देखो कितने मस्त बादल दिए हुए हैं ना, बढ़िया से बादल हैं। तो बादल का क्या होता है? सिंपल। पर्वत तो मैंने आपको बता दिया। अब जो पर्वत है, बादल का होता है पयोधर। ठीक है, और इसको हम और भी क्या लिख सकते हैं? बादल का मेघ भी होता है, बादल का घन भी होता है, बादल का घन से बना क्या होता है? घन घोर भी होता है, याद रखना। मेघ होता है, घन होता है, घनघोर होता है। इसी तरीके से बादल का क्या भी होता है? वारिद भी होता है। ठीक है, और भी बहुत सारे हैं। अब पर्वत का क्या होता है? पर्वत का जैसे गिरी होता है ना, गिरी। अब गिरी ऐसे समझो कि भाई पर्वत है ना, ऐसा लगता है ना कहीं गिर ना जाए हमारे ऊपर। हम कहीं माउंटेन वाले एरिया में जाते हैं, ऐसा लगता है पर्वत गिर ना जाए, तो इट इज गिरी से आ गया। अब पर्वत का क्या होता है? शैल भी होता है ना, शैल भी होता है। पर्वत का क्या होता है? भूधरा भी होता है, यानी भू मतलब होता है भूमि, भूमि को धरने वाला पर्वत होता है। ठीक है, भूधरा हो गया। पर्वत का क्या होता है? नग भी होता है। ठीक है, नग भी होता है, नगपति भी होता है, ये सब पर्वत के होते हैं। क्लियर हो गया? और पर्वत का एक जो पूछा जाता है, अचल भी पूछा जाता है पर्वत का, तो ये सब आप बता सकते हो। इसी तरीके से पवन। पवन किसको बोलते हैं? पवन मतलब वायु, पवन मतलब हवा, यही तो होता है। पवन मतलब समीर, पवन मतलब समीर, और समीर से एक और वर्ड बनता है जिसको हम बोलते हैं क्या? समीरण। क्या होता है? समीरण, समीर और समीरण। पवन का अनिल भी होता है। ठीक है, पवन का अनिल भी होता है। पवन का मारुत भी होता है ना। आप देखें ना, मारुति नंदन है ना, जो हनुमान जी के कौन थे? हनुमान जी पुत्र किसके थे? ठीक है, तो इस तरीके से हम पवन का बना देते हैं। ठीक है, आगे बढ़ो। अब फटाक से बताओ, गंगा। गंगा का पर्यायवाची शब्द बताना है आपको, क्या हो जाएगा? तो बताएंगे भाई गंगा जो होता है वो भागीरथी का है। इनमें से किसका है? भागीरथी। अब गंगा का और क्या हो सकता है? बता देना। गंगा का अलकनंदा हो सकता है। क्या होता है? अलकनंदा। और क्या हो सकता है? मंदाकिनी। ठीक है, और क्या होता है जी? मंदाकिनी होता है। और क्या होता है जी? जाह्नवी होता है ना, जाह्नवी। अब ये जाह्नवी कपूर से याद कर लो इसको, है ना, जाह्नवी कपूर मत समझ लेना इसको, जाह्नवी हो गया इसको। और क्या भी होता है? इसका होता है विष्णुपदी, है ना। क्या होता है? विष्णुपदी। और क्या होता है गंगा का? देव नदी, है ना, देवों की नदी है गंगा। और भी हो सकता है ना, भागीरथी हो गया, अलकनंदा हो गया, मंदाकिनी हो गया। मतलब आधी ज्यादा हीरोइन के नाम तो गंगा में ही आ गए हैं, ऐसे समझ लो। उसके बाद तटिनी और नदी, ये दोनों सेम है। नदी का ही तटिनी होता है, और नदी का और क्या हो सकता है? सरिता होता है ना। नदी का सरिता होता है, तटिनी होता है। और अब आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता दो नदी के और क्या क्या होते हैं, जल्दी से आप मुझे बताओगे। एक और बता देती हूँ चलो नदी का, इसके अलावा जलमाला। नदी का और क्या बता देती हूँ? जलमाला। इसके अलावा कोई भी दो पर्यायवाची कमेंट सेक्शन में फटाक से बता दो नदी के, ये तटनी, सरिता और जलमाला को छोड़ के। अब जो यमुना आता है, यमुना किसका है? अब यमुना जी होती है, तो यमुना जी जो है वो सूर्य की पुत्री हैं, याद रखना। क्या है ये? याद रखना, सूर्य पुत्री। ठीक है, सूर्य पुत्री बोला जाता है इनको। क्या बोला जाता है? सूर्य तन्या। तन्या किसको बोलते हैं? बेटी को ही तो बोलते हैं। हाँ जी, सूर्य की पुत्री है, सूर्य तन्या है। उसके बाद इसके अलावा और क्या है? कृष्णा है। ठीक है, याद रखना क्या होता है? कृष्णा है। और क्या है? श्यामा है। ठीक है, ये सब किसका है? ये सारे के सारे हमारे यमुना जी के। और भी हो सकते हैं, जब हम पढ़ेंगे तो और बताएंगे आपको। उसके अलावा देखो, अब ये देखो, इस तरह के क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन है, जैसे निम्नलिखित में से उस विकल्प का चयन करो जैसे मुहावरे लोकोक्तियां आपसे पूछी जाती हैं। अंगूठा दिखाना। अब हम ऐसे करते हैं ना, ये ले, तो मतलब क्या होता है? चिढ़ा के भाग रहा है कोई तुम्हें, ये होता है हंसना या चिढ़ाना? नहीं नहीं, इसका सिंपल मीनिंग होता है मौके पर मना कर देना। कहते ना यार, लास्ट टाइम पे इसने मुझे अंगूठा दिखा दिया है, मुझे तो कल जाना था वहां पे मैकडी बर्गर पिज्जा विज्जा कुछ खाने बढ़िया है, और इसने लास्ट मौके पे मुझे मना कर दिया, अंगूठा दिखा दिया। दैट इज मना कर देना। ठीक है, मौके पर आकर मना कर देना। क्लियर हुआ? सो गाइज, इस तरह के क्वेश्चंस आपके एसएससी जीडी में हिंदी में आते हैं। अब आप ये बताओ, हर जो भी बच्चा ये वीडियो देखे लास्ट तक देखना, स्पीड बढ़ा के देख लेना बेशक। और फिर मैं बोल रही हूं, आपको क्या करना है, जैसे आपको नहीं पता चलता है कौन सी वीडियो आई है कौन सी नहीं, आप चैनल के जो ऊपर होता है ना पूरा आपका मेन्यू बार टाइप में, कि भाई इधर आपका वीडियो सेक्शन है, फिर शॉर्ट्स, फिर लाइव, प्लेलिस्ट, वो सब देख लिया करो। प्लेलिस्ट में मैं प्लेलिस्ट बना दूंगी, कोई वीडियो रिकॉर्डिंग, जैसे अब ये वीडियो जारी है आपकी रिकॉर्ड होके, तो ये आपकी में रिकॉर्डिंग यानी वीडियो सेक्शन में आ जाएगा।
और फिर इसको प्लेलिस्ट में ऐड कर दूंगी। ऐसे मैं लाइव सेशन भी लेती हूँ, तो वो भी आपके लाइव में मिलेंगे। अभी मेरे पे डिपेंड करता है, आप लोग बताना लाइव ही लें या मैम रिकॉर्डिंग करके डाल दीजिए, जल्दी सिलेबस जैसा भी है, ठीक है। तो ये है। इसके बाद कल आपका साइंस का सेशन रहेगा, जो एसएससी वालों के लिए भी है, रेलवे सबके लिए, साइंस सब में आता है, कॉमन है। और ये आपका हम पैरेलल चलेंगे 60 डेज का चैलेंज। क्लियर? सो कैसा लगा फटाक से बता दो। सो विश यू ऑल द वेरी बेस्ट। मिलते हैं कल नए सेशन के साथ। थैंक यू सो मच एंड गॉड ब्लेस यू।